जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। दूसरी जंगे अजीम की 8 हीरोइंस की तारीखी दिलचस्प कहानियाँ जिनकी बहादुरी किसी से कम न थी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर जंगों में औरतों की कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया जाता या उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दूसरी जंगे अजीम की 79वीं बरसी के मौके पर हम उन 8 खवातीन का जिक्र करेंगे जिनकी बहादुरी और हौसले की कहानियाँ उन्हें दीगर लाखों अफराद में नुमायां करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सन 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया तो चिंग बिन हवा मज़ाहमत करने वालों की सफ़े अव्वल में शामिल थीं। उनको संगीन घोंपकर हलाक करने से चंद लम्हात पहले की उनकी तस्वीर चीनियों की जानब से बेखौफ मज़ाहमत की अलामत बन गई। ये तस्वीर एक जापानी फोटोग्राफर ने खींची थी जिसने लड़ाई के दौरान चिंग बिन हवा की गिरफ्तारी और कैद के आखिरी लम्हात को फिल्म बंद किया था। उन्हें कैद के दौरान कई मरतबा इज्तिमाई रेप का निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार किया। तस्वीर में वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही हैं। उनके बाजू बंधे हुए हैं और वो अपना सर ताने हुए बिला खौफ कैमरे की तरफ देख रही हैं। तस्वीर में उनके इसी अंदाज को 5 मीटर ऊंचे मुजस्मे की शक्ल दी गई है जो उनके एजाज में नाजिंग शहर में नस्ब किया गया है। ये वही जगह है जहां जापानी फौज ने कम अज कम 3 लाख चीनी औरतों, बच्चों और मर्दों को कत्ले आम किया था। जी हाँ दोस्तों, सन 1938 में जब उन्हें मौत के घाट उतारा गया तो वो 24 साल की थीं। दूसरी जंगे अजीम इसके 1 बरस बाद यूरोप में शुरू हुई, लेकिन चीनियों के लिए ये जंग 2 बरस पहले ही शुरू हो चुकी थी। चीन के मोरख और म्यूजियम के डायरेक्टर फिन जियांचवान के मुताबिक जंग में हलाक होने वाले लाखों अफराद में चिंग बिन हवा सबसे ज्यादा मुतहरम समझे जाने की मुस्तहिक हैं। एक चौंका देने वाली शख्सियत जिसने सबसे ज्यादा मुतासर किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि इंडियन शहजादी और बरतानवी जासूस नूर अनायत खां 18वीं सदी में मैसूर के मुसलमान हुक्मरान टीपू सुल्तान के खानदान से थीं। उनके वालिद इंडियन जबकि वालदा अमरीकी थी। वो मास्को में पैदा हुई और पेरिस में तालीम हासिल की। जुबान पर अबूर की वजह से उन्हें ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस के अंडर कोर एजेंट्स में शामिल होने का मौका मिल गया। वो इन बरतानवी जासूसों में शामिल थीं जो नाजी जर्मनी के ज़ेरे कब्ज़ा फ्रांस में पैराशूट के ज़रिए दाखिल हुए। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों का मकसद था कि नाजियों की सरगर्मियों को सबूताज किया जाए, फ्रांस में मज़ाहमती तहरीक के साथ तावन और जर्मन दस्तों की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, नूर अनायत ने रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम किया। वो इतनी खतरनाक जिम्मेदारी लेने वाली पहली खातून थी। नाजियों के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो अपनी जगह मुसलसल बदलती रहती थी। जी हाँ दोस्तों, बालाखिर एक रोज़ उन्हें नाजी पुलिस गुस्तापो ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे सख्त तफ्तीश की गई और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कई मरतबा कैद से फरार होने की कोशिश की। ऐसी हर कोशिश के बाद उन पर सख्तियों में इजाफा कर दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि कहा जाता है कि उन्होंने कोई भी कीमती मालूमात जर्मनों के हवाले नहीं की, जो उन्हें सिर्फ उनके खुफिया नाम मैडलिन से ही जानते थे। जर्मनों को ये भी नहीं मालूम था कि नूर अनायत इंडियन थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सितंबर 1944 में नूर अनायत खां और दीगर 3 बरतानवी खवातीन जासूसों को जर्मनी के इलाके दखाओ के कंसंट्रेशन कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जहां 13 सितंबर को इन खवातीन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, नूर अनायत खां को उनकी बहादुरी पर ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस और सोने के तमगे के साथ फ्रांस के फौजी एजाज क्रोई डी गोयर से नवाजा गया। लंदन के गोल्डन स्क्वायर गार्डन्स में उनकी यादगार भी नस्ब है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, नूर अनायत खां पर लिखी जाने वाली किताब सिपाही प्रिंसेस की मुसन्नफ शराबानी बासु ने कहा कि वो आज भी लोगों के लिए मशले राह हैं। अपनी बेमिसाल बहादुरी की वजह से ही नहीं, बल्कि उन असूलों की वजह से भी जिनके लिए उन्होंने जदोजहद की।
जी हाँ दोस्तों, नूर अनायत खां के ख्यालात सूफियाना थे, इसलिए वो तशद्दुद की कायल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फस्तायत के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं, लेविड मेला पौलिचिंको का शुमार तारीख की कामयाब तरीन निशानचियों यानी स्नाइपर में होता है। सन 1941 में नाजी जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले के बाद होने वाली जंग के दौरान उन्होंने मुसद्दका तौर पर 309 जर्मन फौजियों को निशाना लगाकर हलाक किया। उनका निशाना बनने वाले दर्जनों जर्मन खुद निशानची या स्नाइपर थे, जो चूहे बिल्ली के इस खेल में पौलिचिंको से हार गए। सेवास्तोपोल और ओडेसा के मुहासरे के दौरान उनकी कारकर्दगी की वजह से उन्हें लेडी डेथ या मौत की औरत का नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जर्मन स्नाइपर तो उन्हें निशाना नहीं बना सके, लेकिन वो एक मार्टर से जख्मी हो गई। वो जल्द ही सेहतयाब तो हो गई हैं। उन्हें मैदान जंग से हटाकर दूसरे काम पर लगा दिया गया और सोवियत यूनियन की जंगी कार्रवाइयों में मदद के लिए उनकी शोहरत को इस्तेमाल किया जाता रहा। जी हाँ दोस्तों, सोवियत यूनियन की रेड आर्मी की एक नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने दुनिया के कई ममालिक का सफर किया और इस दौरान अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोमोवोल्ट से भी मुलाकात की। हालांकि उन्हें सोवियत यूनियन के गोल्ड स्टार हीरो के अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन बाद में उनका नाम तारीख के अवराक से बड़ी हद तक साफ कर दिया गया। दूसरी जंगे अजीम के बारे में सोवियत यूनियन का बयानिया एक बहादुर मर्द फौजी पर मरकूज है। जंगी हीरोज और नामालूम सिपाहियों के बारे में जितनी भी यादगारें बनाई गई हैं, उनको जरा जहन में लाइए। खवातीन इस बयानिए का हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं, नैन्सी वीक की शख्सियत कई लिहाज से गैर मामूली थी। वो एक मुखलिक जंगजू, बेबाक आशिक, बेखौफ तरीके से शराब पीने वाली और नाजियों की सख्त दुश्मन थी। वो न्यूजीलैंड में पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। वो 16 साल की उम्र में स्कूल से भाग गईं और फ्रांस जाकर सहाफ़ी की हैसियत से नौकरी करने लगीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ गलत बयानी करते हुए बताया कि वो कदीम मिस्री ज़ुबान लिखना जानती हैं। वहाँ उनकी शादी एक फ्रांसीसी सनतकार हेनरी फ्यूका से हो गई और जब सन 1939 में जर्मन फौजें फ्रांस पर हमलावर हुईं, तो वो फ्रांस के शहर मार्से में रह रही थीं। जी हाँ दोस्तों, नैन्सी वीक फ्रांस की मज़ाहमती तहरीक का हिस्सा बन गईं। वो इत्तेहादी अफवाज की हवाबाजों को स्पेन की तरफ जाने में मदद करती थीं। जब जर्मनों को उनके नेटवर्क के बारे में खबर हो गई, तो वो स्पेन के रास्ते बरतानिया फरार हो गईं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि उनके शोहर फ्यूका फ्रांस ही में रह गए, जहाँ उन्हें नाजियों ने गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया और उन्हें हलाक कर दिया। कुछ अरसे बाद नैन्सी वीक पैराशूट के जरिए एक मरतबा फिर फ्रांस में दाखिल हुई ताकि बरतानवी स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव SOE के लिए काम शुरू कर सकें। उन्होंने कई खतरनाक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने एक जर्मन फौजी को अपने हाथों से हलाक करने का दावा किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि सन 1990 में उन्होंने एक टीवी शो में बताया, SOE में हमें जोडो के वार करने सिखाए गए थे, जिसकी मैंने काफ़ी मशक की थी, लेकिन वो वाहद मौका था जब मैंने उसे इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, एक मरतबा जब इत्तेहादी अफवाज के कीमती रेडियो कोड लड़ाई के दौरान ज़ाय हो गए, तो नैन्सी वीक मुतबादल कोड हासिल करने के लिए साइकिल पर 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके दुश्मन इलाके में गईं। इस सफ़र में उन्हें 3 दिन लगे। जी हाँ दोस्तों, वो जर्मन फौजियों से मालूमात हासिल करने के लिए खूब बन ठन कर तैयार होती थीं। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन अखबार से बात करते हुए कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा पाउडर और हल्की सी शराब काफ़ी होती थी और मैं जर्मन फौजी चौकियों से गुजर जाती थी। उन्हें इशारा करके कहती थी, क्या तुम मेरी तलाशी लोगे? जी हाँ दोस्तों, जंग के दिनों में वो पकड़े जाने से कई मरतबा बाल बची। उनकी बच निकलने की सलाहियत की वजह से जर्मन उन्हें द वाइट हाउस कहते थे और यही इस किताब का नाम भी है जो उनकी खुद नोश्त है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि नैन्सी वीक को कई अवार्ड दिए गए। उनका इंतकाल 7 अगस्त 2011 को 98 साल की उम्र में हुआ।
उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी राख को फ्रांस ले जाकर बखेरा जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं, जीन वियाल पैदा तो रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुई थी, लेकिन छोटी उम्र में ही पेरिस चली गईं और जब दूसरी जंगे अजीम शुरू हुई तो वो एक सहाफ़ी की हैसियत से काम कर रही थीं। वियाल पेरिस छोड़कर मुल्क के जनूबी इलाके में मुंतकिल हो गईं। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने फ्रांसीसी मज़ाहमती तहरीक में शमूलियत अख्तियार कर ली। जनूबी फ्रांस उस वक्त तक जर्मनों के मुकम्मल कब्जे में तो नहीं था, लेकिन वहाँ एक कठपुतली हुकूमत थी। वो नाजी फौज की नकलो हरकत पर नज़र रखती थी और इस बारे में इत्तेहादी अफवाज को मालूमात पहुँचाती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनवरी 1943 1943 में वो पकड़ी गईं और उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। ताहम उनके राज हकाम की नज़रों से दूर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने डेटा को इतनी अच्छी तरह कोड किया हुआ था कि उनकी गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती थी। जीन वियाल को पहले तो कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, लेकिन बाद में खवातीन की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन बाद में वो फरार हो गईं या उन्हें रिहा कर दिया गया और इस तरह वो जंग से जिंदा बच निकली। और फिर सन 1947 1947 में वो फ्रांस की सेनेट की रुकन मुंतखब हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाली सिनेमा स्टार अपने शानदार काम की वजह से मशहूर हुई। हॉलीवुड के इस जगमगाते सितारे ने 6 शादियाँ की। वो एक अमीर यहूदी खानदान में पैदा हुई, जहाँ उनका नाम हेडविग एवा मारिया कैसलर रखा गया। उनकी पहली शादी असले का कारोबार करने वाले एक सनतकार से हुई, जिसने उनको अदाकारी के बजाय अपने दोस्तों की मेहमान नवाजी पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हैडी लिमार के शोहर के दोस्तों में कई नाजी भी शामिल थे। लिमार इस सूरत हाल से जान छुड़ाकर खामोशी से पहले पेरिस और फिर लंदन फरार हो गई। लंदन में उनकी मुलाकात MGM स्टूडियो के सरबराह लोई बी मेयर से हुई। लोई बी मेयर ने उन्हें हॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की और उन्हें दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून के तौर पर पेश करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, 30 से ज़्यादा कामयाब फिल्मों की वजह से वो मशहूर तो हुई, लेकिन उन्हें हीरो का दर्जा उस वक़्त मिला जब वो मौजूद बनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, हैडी लिमार ने इत्तेहादी अफवाज के तारपीडों के लिए ऐसा निज़ाम तैयार किया जो दुश्मन की जानब से उन्हें जाम करने के ख़तरे से निमटने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तब्दील कर सकता था। उनकी इस बेमिसाल इजाद के कई अंसर आज भी ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी में देखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि दूसरी जंग अजीम में जापान के बर्मा पर हमला करने से पहले हेमियाई की जदोजहद शुरू हो गई थी। वो बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी की मुहिम में एक पुरजोश कारकुन थी। वो दूसरी जंग अजीम में मुज़ाहमती क़ुव्वतों में शामिल हो गईं और अपने दिफा के लिए हमेशा एक तलवार और जहर की बोतल साथ रखती थीं। जी हाँ दोस्तों, सन 1944 1944 में बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत इंडिया तक जाने और जापानियों से लड़ने के लिए उन्होंने दुश्मन के इलाके और पहाड़ियों को पैदल चलकर पार किया। सफ़र के दौरान उन्होंने अपने ज़ख्मों को अपनी चादर बंद किया और साथ चलने वाले मर्दों की जानब से मदद की पेशकश को रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में उन्होंने बर्मा पर फ़ज़ा से गिराए जाने वाले पम्फलेट बनाने में किरदार अदा किया। इन पम्फलेट में बर्मा के लोगों पर जापानियों के मुज़ालम की तफसीलात दर्ज थीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि वो अपने पहले बेटे की पैदाइश के बाद अपने शोहर के हमरा बर्मा वापस जाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सीट एक दूसरे जंगजू को दे दी और खुद अक्टूबर 1945 में जंग ख़त्म होने के बाद वापस गईं। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के लिए उनकी जदोजहद बाद में भी जारी रही। पहले वो बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ लड़ रही थीं और बाद में उन्होंने अपने मुल्क की फौजी जनता के खिलाफ जदोजहद जारी रखी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि इस फहरिस्त में रेसोना सिड इस लिहाज से एक मुख्तलिफ नाम है कि उन्होंने दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ लड़ने वाली क़ुव्वतों का किसी हद तक साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, वो इंडोनेशिया की आज़ादी की जदोजहद में एक अहम शख्सियत थी। उनका असल नाम दुश्मन जापान नहीं, बल्कि उनके मुल्क पर आबादियाती निज़ाम मुसल्लत करने वाले वलंदेजी थे।
सीड बहुत कम उम्र में ही सियासी तौर पर मुतहर्रक हो चुकी थीं और द इंडोनेशियन मुस्लिम एसोसिएशन के नाम से अपनी एक सियासी जमात कायम कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, इस वक्त उनकी उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा थी। उन्होंने अपनी जमात मजहब और कौमियत की बुनियाद पर बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, उन पर किताब लिखने वाले एक मुसन्नफ के मुताबिक वो एक शोला बयान मुकर्रर थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि वो बिजली की तरह कड़कती थीं। वलंदेजी हकाम पर सख्त नुक्ताचीनी की हिम्मत करने की वजह से लोग उन्हें शेरनी के नाम से पुकारते थे। वलंदेजियों ने कई मरतबा उनकी तकरीरों को रोका और एक मौके पर उन्हें गिरफ्तार करके 14 महीने के लिए कैद में डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सन 1942 में जब जापानियों ने आर्कीपिएलागो पर हमला किया तो रेसूना सिड जापान की हमायत करने वाली एक तंजीम में शामिल हो गईं, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी सरगर्मियों को भी जारी रखा। इंडोनेशिया में जापान की शिकस्त के बाद भी लड़ाई जारी रही क्योंकि वलंदेजी अपनी हाकिमियत को दोबारा कायम करना चाहते थे और शुरू में उन्होंने बरतानिया से मदद भी हासिल की। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से 4 बरस तवील एक बहुत पुरतशद्दद तनाज़ा शुरू हो गया। ये तनाज़ा उस वक़्त ख़त्म हुआ जब सन 1949 में वलंदेजी हुक्मरानों ने इंडोनेशिया की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया। इस जदोजहद में रेसूना सिड का अहम किरदार था। वो सनफी बराबरी और औरतों की तालीम की ज़बरदस्त वकील थी। रेसूना सिड इंडोनेशिया में उन चंद खवातीन में शामिल हैं जिन्हें वहां कौमी हीरो का दर्जा हासिल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।